हे एवरीवन, वेलकम टू बायो वन बाइट, जहां बायोलॉजी बनती है इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम समझेंगे अर्थ फॉर्म फेरिटिमा पोस्ट्यूमा, इसका स्ट्रक्चर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और नर्वस सिस्टम। सब कुछ एकदम सिंपल और विजुअल वे में। और सबसे इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी से एक भी लाइन मिस नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जो छोटा जरूर है लेकिन सॉइल के लिए है प्राइसलेस। आपको याद रखना है कि अर्थ फॉर्म बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एनेलिडा, और अर्थ फॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरिटिमा पोस्ट्यूमा। अर्थ फॉर्म का कलर रेडिश ब्राउन होता है जो पोरफायरिन पिगमेंट की वजह से है। ये पिगमेंट अर्थ फॉर्म को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। अर्थ फॉर्म एक टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनालिटा, यानी कि ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं जिनकी बॉडी छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइडेड होती हैं। इनके पास ट्रू सीलोम और बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अर्थवर्म दो इक्वल पार्ट्स में कट हो सकता है। नेक्स्ट, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं और ये बरोस बनाते हैं। बरोस यानी कि गुफा। इनकी ही वजह से ये फार्मर्स फ्रेंड भी कहलाए जाते हैं क्योंकि ये सॉइल को एरिएट करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉइल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं और ये ह्यूमस की फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। अर्थवर्म इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं। और ट्रिपल ब्लास्टिक का मतलब होता है कि ये इनके पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनकी बॉडी 100 से लेकर 120 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। अर्थवर्म की बॉडी लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होती है और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, मतलब छोटी छोटी सेगमेंट्स या रिंग्स में डिवाइडेड है। टोटल सेगमेंट्स होते हैं अराउंड 100 से 120, और सब सेगमेंट्स काफ़ी सिमिलर्स हो दिखते हैं। इसीलिए सिमिलर सेगमेंट्स की वजह से हम इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स भी बोल देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, सो आप ये याद रखेंगे। ये सेगमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर सेगमेंट में मसल्स, सीटे और इंटरनल ऑर्गन्स का अरेंजमेंट होता है। इसकी वजह से अर्थवर्म एफिशिएंटली सॉइल में मूव कर सकता है। अर्थवर्म की डोर्सल साइड, यानी कि ऊपर वाली साइड, थोड़ी स्पेशल होती है। इस साइड पे आपको एक डार्क लाइन दिखेगी जो बिल्कुल सेंटर में चल रही है। इसे कहते हैं मीडियन डोर्सल लाइन। ये आपको याद रखनी है। ये लाइन डोर्सल ब्लड वेसल को शो करती है और बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को भी इंडिकेट करती है, मतलब वर्म का हेड से लेके टेल तक का स्ट्रेट डायरेक्शन। सिंपल वर्ड्स में ये लाइन टॉप साइड का मार्कर है और दिखाती है कि ब्लड कैसे और कहाँ फ्लो कर रहा है। इन सिंपल टर्म्स, think of it as backbone marker, not an actual backbone but a visual cue, just to show कि ब्लड कैसे और कहाँ फ्लो कर रहा है। वेंट्रल साइड, जो कि ग्राउंड को टच करती है, उस पे जेनिटल ओपनिंग्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, सी दिस डायग्राम। ये है अर्थवर्म का इंटीरियर एंड, यानी कि फ्रंट पार्ट। सबसे पहले यहाँ माउथ ओपनिंग होती है फ्रंट में। ऊपर देखो, माउथ के ऊपर छोटा सा हुड है, इसे कहते हैं प्रोस्टोमियम। इसे कहते हैं प्रोस्टोमियम। इसके तीन इंपॉर्टेंट काम हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला, ये माउथ को कवर करता है, और दूसरा, ये सॉइल के क्रैक्स में घुसने के लिए वेज का काम करता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप समझो कि ये सॉइल को तोड़ता है और रास्ते बनाता है। थर्ड, ये एक सेंसरी ऑर्गन का काम भी करता है, मतलब कि अर्थवर्म को अपने एनवायरनमेंट को फील करने में ये हेल्प करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फंक्शंस आपको याद रखने हैं। प्रोस्टोमियम के बाद आता है पेरिस्टोमियम,
जो कि बॉडी का पहला सेगमेंट है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोस्टोमियम पहला सेगमेंट है या पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट है। आपको ये कंफ्यूजन हटानी है कि फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम, जिसे हम बक्कल सेगमेंट भी बोलते हैं, और इसी सेगमेंट में माउथ प्रेजेंट होता है। प्रोस्टोमियम नाम से ही क्लियर है, इसके नाम में प्रो है, प्रो मतलब बिफोर, जो कि पहले आता है। ये माउथ का हुड है। आपको ये याद रखना है कि प्रोस्टोमियम एक हुड है, ना कि ये फर्स्ट सेगमेंट है। नहीं, ये फर्स्ट सेगमेंट नहीं है। तो याद रखो, माउथ, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम, ये तीन है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अर्थफॉर्म के एंटीरियर एंड में। अगेन सी द डायग्राम। ये है क्लाइटेलम। ये डॉर्सल साइड पे विजिबल होता है, जो सिर्फ मैच्योर अर्थवर्म में दिखता है। अर्थवर्म के सेगमेंट्स 14 से लेके 16 के बीच में ये एक प्रोमिनेंट थिक डार्क ग्लैंडुलर बैंड होता है। This band is directly related to the reproductive system, which we will discuss later in this chapter. Due to its present, body is divided into three regions. First one is preclitellar region, यानी कि क्लाइटेलम के पहले वाला पार्ट। सेकंड क्लाइटेलर रीजन, जो कि इसका खुद का रीजन है, यानी कि सेगमेंट 14 से लेके 16 तक। थर्ड इज पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलम के बाद का पार्ट। सो याद रखो, क्लाइटेलम सिर्फ मेच्योर वर्म में होता है। अब देखते हैं अर्थवर्म के जेनिटल पोर्स और ओपनिंग। सबसे पहले स्पर्मथीकल अपर्चर्स, यानी स्पर्म स्टोर करने वाली छोटी ओपनिंग्स। ये 4 पेयर्स में होते हैं और बॉडी के वेंट्रोलेटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रो का मतलब है पेट या बेली साइड, और लेटरल का मतलब है बॉडी के साइड्स। तो वेंट्रोलेटरल साइड का मतलब है कि बेली के थोड़ा साइड वाले पार्ट्स पे, यानी कि बॉडी के नीचे और थोड़ा साइड्स की तरफ। आपको ये डायग्राम से ज़्यादा पता चलेगा। सो ये है डायग्राम। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट इससे आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगी कि ये स्पर्मथिकल अपर्चर होते कहाँ हैं। सी दिस डायग्राम। यहाँ पे ये 4 पेयर्स हैं। 4 इस साइड पे दिख रहे हैं और यही 4 ऑपोजिट साइड पे दिखेंगे। ये 4 पेयर्स इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स में प्रेजेंट है, यानी कि सेगमेंट्स के बीच में जो जगह है, ग्रूव्स है, उसमें प्रेजेंट है। कहाँ से कहाँ तक? 5th सेगमेंट से लेके 9th सेगमेंट में पाए जाते हैं। फिर आता है फीमेल जेनिटल पोर। ये एक ही पोर होता है, सिंगल होता है, मिड वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। मिड वेंट्रल साइड मतलब वेंट्रल साइड के मिड पे प्रेजेंट होता है। ये सिंगली होता है और ये 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। हम ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। सी दिस डायग्राम। ये एक होता है, 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और मिड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, सेंटर पे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। और इसी डायग्राम में देखो मेल जेनिटल पोर। ये 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये दो होते हैं मतलब एक पेयर होता है, जो कि पोजीशन कौन सी है? वेंट्रोलेटरल साइड। ये देखो, just look at this diagram. Its position is very clear. It is present on ventrolateral side on 18th segment and it is a pair. अब वापस आ जाते हैं नेक्स्ट ओपनिंग पे, जो है नेफ्रीडियो पोर्स। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पूरी बॉडी सरफेस में स्कैटर्ड होते हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जो कि है एक्सक्रीशन का काम। सो याद रखो, नेफ्रीडियो पोर्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. So it's very important to remember these genital pores and openings and their numbers and their segments. ये नीट आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखो, स्पर्मेटाथिकल अपर्चर 5 to 9 सेगमेंट, फीमेल जेनिटल पोर 14th सेगमेंट, मेल जेनिटल पोर 18th सेगमेंट और नेफ्रीडियो पोर्स स्कैटर्ड होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नीट रिवीजन के लिए परफेक्ट हैं। और हाँ, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट यहाँ मिस नहीं होता। मैंने यहाँ आपको एनसीईआरटी से थोड़े बेटर ऑर्डर में ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें स्कैटर्ड हैं, आपको सही से ऑर्डर नहीं पता चलता। इसीलिए मैंने सब कुछ परफेक्ट आपके लिए सेट किया है, सब पॉइंट्स को ऐड किया है। मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको बताई हैं, जो पहले एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और जो आने के चांसेस हैं। सो फील फ्री, ये नोट्स आपके लास्ट रिवीजन के लिए भी परफेक्ट हैं। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सीटे। ये एस शेप्ड के होते हैं, काइटिनस ब्रिसल्स होते हैं, और हर सीटा एक एपिडर्मल पिट में फिक्स होता है। ये ब्रिसल्स हर सेगमेंट में होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीटे कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। सीटे हर जगह प्रेजेंट है, हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, बट ये फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम में प्रेजेंट नहीं है। ये एस शेप्ड होते हैं और ये काइटिन के बने हुए होते हैं। हर सेगमेंट में 8 सीटें होते हैं जो वेंट्रोलेटरल साइड्स पे अरेंज्ड होते हैं, मतलब बॉडी के नीचे और थोड़ा साइड की तरफ। इनका मेन काम है लोकोमोशन, सॉइल में ग्रिप बनाकर वर्म को आगे या पीछे मूव करना। इट्स बेटर कि आप इसके नोट्स आप खुद अपनी नोटबुक पे खुद लिखें, और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ आप वो साथ साथ टिक करें। जब आप खुद से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। बाकी आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं। अब देखते हैं अर्थवर्म का बॉडी वॉल। ये मल्टीपल लेयर्स से बना होता है। आउटर से लेकर इनर तक हम लेयर्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्यूटिकल, बाहर की तरफ है, थिन है और नॉन सेलुलर लेयर है। ये प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकेंड लेयर इज एपिडर्मिस, एक सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है जिसमें सेक्रीटरी ग्लैंड्स सेल्स होते हैं। ये म्यूकस से मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। और थर्ड वन इज मसल लेयर। दो टाइप्स की ये मसल लेयर होती हैं, आउटर सर्कुलर मसल और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये मसल अर्थवॉर्म के लोकोमोशन और शेप चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फोर्थ वन इज सिलोमिक एपिथीलियम। ये इनर मोस्ट लेयर है। ये सिलोमिक फ्लूइड को लाइन करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। अब यही डायग्राम में देखो, पहली लेयर आउटर है क्यूटिकल, फिर है एपिडर्मिस, फिर है मसल लेयर्स जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों इंक्लूडेड हैं और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और फिर है सिलोमिक एपिथेलियम, और बीच में ये सीटा भी दिया हुआ है। टॉप में जो बाहर है वो नेक ऑफ सीटा है, और फिर है बेस ऑफ सीटा जो कि सीटल सैक में प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने अर्थवर्म के एक्सटर्नल फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे प्रोस्टोमियम, क्लाइटेलम, जेनिटल पोर, सीटे और उसके बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर भी। अब स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कि अर्थवर्म के क्लाइटेलम वाले सेगमेंट्स में सीटे एब्सेंट क्यों होते हैं? ऐसा क्यों? मूवमेंट में क्या प्रॉब्लम नहीं होती क्या? कमेंट करो अपना आंसर अगर आपको इसके बारे में पता है। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल। अर्थवर्म क्या खाता है? अर्थवर्म खाता है जो डेड और डिकेइंग लीव्स होते हैं, सड़े हुए पत्ते होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में मिक्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिंपल स्ट्रेट ट्यूब है, फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक। स्टेप बाय स्टेप इसका पाथवे समझते हैं। पहला है माउथ, जो पहले सेगमेंट में प्रेजेंट है, यहाँ फूड एंटर होता है। सेकेंड वन इज बक्कल कैविटी, जो फर्स्ट से लेके थर्ड सेगमेंट में है, यहाँ फूड थोड़ा सा मॉइस्ट और प्रोसेस होता है। फिर यहाँ से फेरिंग्स के पास जाता है जो कि नेक्स्ट सेगमेंट फोर्थ सेगमेंट में है। फेरिंक्स मस्कुलर है और इसमें फेरेंजियल ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस और प्रोटीएजेस सिक्रीट करते हैं ताकि फूड आसानी से स्लाइड हो जाए और पार्शियली डाइजेस्ट भी।
फिर आता है ईसोफेगस, जो फिफ्थ से लेके सेवन सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये एक सिंपल ट्यूब है जो फूड को आगे भेजता है। फिर नेक्स्ट है गिजर्ड, जो एट्थ से नाइन्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये बहुत ही थिक और मस्कुलर होता है। यहाँ जो भी अर्थफॉर्म ने खाया हुआ होगा वो इसको ग्राइंड करेगा, मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है वो फूड। फिर आता है स्टमक, जो 9 से लेके 14 सेगमेंट्स में है। यहाँ कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं जो कि कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड से ह्यूमस के एसिड पार्ट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। साथ ही ग्लैंडुलर सेल्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम से प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है क्योंकि इसके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि कौन सिक्रीट करता है, ग्लैंडुलर सेल्स। दोज आर प्रेजेंट इन स्टमक। सो नेक्स्ट पार्ट इज इंटेस्टाइन, जो कि बहुत ही बड़ा पार्ट है, जो 15 सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक होता है। इसमें तीन रीजन्स होते हैं। ये तीनों रीजन्स नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है प्री टिफ्लोसोलर रीजन, जो 15 से लेके 26 सेगमेंट को हम बोलते हैं। इस पार्ट में विलाय होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि विलाय की प्रेजेंस से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाती है। 26 सेगमेंट में इंटेस्टाइनल सीके होते हैं। ये छोटी कोन शेप्ड पाउचेस हैं। ये इंटेस्टाइनल सीके अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे कि स्टार्च का डाइजेशन होता है। सेकेंड वन इज टिफ्लोसोलर रीजन, जो 26 सेगमेंट से लेकर 95th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ इंटेस्टाइन के डोर्सल वॉल में एक इंटरनल फोल्ड होता है जिससे टिफ्लोसोल कहते हैं। इसका काम है अब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाना ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन हो सके। तीसरा है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, जो कि 96 सेगमेंट से लेके हम लास्ट तक बोलते हैं। ये पार्ट मेनली फीकल पैलेट्स को स्टोर करता है, यानी कि डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो ये स्टोर करता है। लास्ट सेगमेंट में एक छोटी राउंडेड ओपनिंग होती है जहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकलता है, जिसे हम एनस बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में याद रखेंगे कि इंटेस्टाइन तीन रीजन्स में डिवाइडेड है। हर एक का अपना रोल है डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और वेस्ट रिमूवल में। सो हम इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हम सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के सेगमेंट्स को याद रखेंगे कि किस सेगमेंट में क्या है और उनके रोल क्या है, उनके फंक्शन क्या है। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, सो ये हमें याद रखना है। अब समझते हैं अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, मतलब ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, बॉडी कैविटी में फ्रीली नहीं रहता। इसके कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम में ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और 4 पेयर्स ऑफ मस्कुलर हार्ट्स होते हैं। इनमें से 2 पेयर लेटरल हार्ट्स होते हैं जो 7th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट हैं, और 2 पेयर लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स होते हैं जो कि 12th और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे रिदमिक कंट्रैक्शन के थ्रू ब्लड पंप करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड की बात करेंगे हम। डोर्सल वेसल ब्लड को हेड की तरफ ले जाता है, जबकि वेंट्रल वेसल ब्लड को टेल की तरफ ले जाता है। हाथ्स दोनों वेसल्स को कनेक्ट करते हैं, इससे ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नो बैक फ्लो, बैक फ्लो नहीं होता है ब्लड का, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। मेन ब्लड वेसल्स हैं डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल इसोफेजियल और सब न्यूरल वेसल्स। इनके कोऑर्डिनेशन से ही पूरी बॉडी में कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्लैंड्स। अर्थवर्म के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में ये ब्लड ग्लैंड्स होते हैं जो कि डॉर्सल वॉल पर लगे रहते हैं। इनका मेन काम होता है कि ब्लड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को बनाना। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं।
यानी कि ये जर्म्स और वेस्ट पार्टिकल्स को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ना कि सेल्स के अंदर। अर्थवर्म का ब्लड इसी वजह से रेड कलर का होता है। इसमें आरबीसीज एब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, नॉट इन आरबीसीज। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट सिस्टम जो हमने पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अर्थफॉर्म में रेस्पिरेशनल क्यूटेनियस टाइप की होती है, यानी कि सारी गैस एक्सचेंज स्किन के थ्रू ही होती है। अर्थफॉर्म के पास कोई लंग्स या कोई गिल्स नहीं होते। इसका बॉडी वॉल ही मॉइस्ट और थिन होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन हवा से डिसॉल्व होकर डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर स्किन के थ्रू बाहर चली जाती है। इस प्रोसेस के लिए स्किन का मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, वरना रेस्पिरेशन रुक जाता है। सो याद रखेंगे, इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नेफ्रीडिया से मिलकर बना होता है। नेफ्रीडिया बेसिकली अर्थवर्म के किडनीज की जैसे होता है। सबसे पहले याद रखो, फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में नेफ्रीडिया एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं तीन टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया पर। पहला सेप्टल नेफ्रीडिया, ये सबसे बड़े होते हैं। ये इंटरसेगमेंटल सेप्टा के दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, 15th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक। ये अपना वेस्ट इंटेस्टाइन में डालते हैं, इसीलिए इन्हें इंटेरोनेफ्रिक कहते हैं। याद रखेंगे कि सेप्टल नेफ्रीडिया इंटेरोनेफ्रिक होते हैं। नेक्स्ट अप है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ये बॉडी वॉल के लाइनिंग में अटैच्ड रहते हैं। थर्ड सेगमेंट से लेके ये लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट है। ये वेस्ट बॉडी सरफेस पर डायरेक्टली रिलीज करते हैं, इसीलिए इन्हें एक्सोनेफ्रिक कहते हैं। एक्सो मीन्स बाहर, डायरेक्टली बाहर रिलीज करते हैं बॉडी सरफेस पर। थर्ड वन इज फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। थ्री पेयर्ड टफ्ट्स के फॉर्म में होते हैं। ये थ्री पेयर्ड टफ्ट्स की फॉर्म में होते हैं। ये भी इंटेरोनेफ्रिक होते हैं, यानी अपना वेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं। इन तीनों टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया की पोजीशन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर और वर्किंग की। इतना आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन तीनों के बारे में। तो ये आप याद रखना थोड़ा बहुत, अगर आप रख सकते हो। तीनों टाइप्स सेप्टल, फेरेंजियल और इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। हर एक नेफ्रीडियम एक सीलिएटेड फनल यानी कि नेफ्रोस्टोम से स्टार्ट होता है, जो कि एक्सेस सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट करता है। ये फनल एक ट्यूबुलर डक्ट से कनेक्ट होता है, जो वेस्ट को बाहर बॉडी वॉल के थ्रू या फिर डाइजेस्टिव ट्यूब में रिलीज करता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनका मेन काम बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन मेंटेन करना है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के साथ एक्सक्रीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थवर्म। ये हमें याद रखना है कि अर्थवर्म मेनली यूरिया और अमोनिया रिलीज करता है, मतलब ये यूरियोटेलिक भी है और अमोनियोटेलिक भी है। डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ये किस पे डिपेंड करता है, क्या कंडीशन में वो रह रहा है। स्पेशली जब वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होता है, तब ये अमोनोटेलिक होता है। अगर आपको इसका रीज़न पता है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अमोनिया क्यों रिलीज करता है जब अर्थवर्म एक्वाटिक कंडीशन में होता है। आपको ये ज़रूर बताना है। अगर आपको डाउट है इसके बारे में तो आप फिर भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी।
स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम की, जो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेंट्रल, पेरिफेरल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आता है एंटीरियर नर्व रिंग या ब्रेन रिंग और पोस्टीरियर वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ब्रेन रिंग 3 पार्ट से मिलकर बनता है: सेरिब्रल गैंग्लिया, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स और सबफेरेंजियल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया, इसे हम सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया भी बोलते हैं, यानी कि ब्रेन थर्ड सेगमेंट में होता है, बक्कल कैविटी और फेरिंक्स के बीच। वहीं से सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स फेरिंक्स के दोनों साइड से घूमकर फोर्थ सेगमेंट के सबफेरेंजियल गैंग्लिया से जुड़ते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं नर्व रिंग। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ऊपर सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया है जो बाइफरकेट करता है टू फॉर्म सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स, जो वापस जाके किससे जुड़ता है? सबफेरेंजियल गैंग्लिया से। आपको ये भी याद रखना है कि सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया डॉर्सली लोकेटेड होता है थर्ड सेगमेंट में और सबफेरेंजियल गैंग्लिया बिलो फेरिंग्स लोकेटेड होता है फोर्थ सेगमेंट में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व कॉर्ड की। अर्थफॉर्म आपको पता है कि एक नॉन कॉर्डेट है, इसीलिए इसका नर्व कॉर्ड वेंट्रल, डबल और सॉलिड होता है, जबकि कॉर्डेट्स जैसे हम ह्यूमंस का नर्व कॉर्ड डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। इसमें नर्व कॉर्ड सबफेरेंजियल गैंग्लिया से निकलता है और मिड वेंट्रल लाइन के अलोंग पूरे बॉडी के पीछे तक चलता है। ये कॉर्ड डबल होता है लेकिन फ्यूज दिखाई देता है और हर सेगमेंट में एक स्वेलिंग होती है जिसे कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया। ये गैंग्लिया हर सेगमेंट के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये लेटरल साइड से कैसे दिखता है, साइड से कैसे रिंग फॉर्म होती है, और नर्व कॉर्ड है जो वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है, यानी कि अर्थफॉर्म के जो ग्राउंड पार्ट, जो जो साइड ग्राउंड पार्ट को टच करती है, उसमें ये नर्व कॉर्ड उसकी लेंथ के अलोंग ट्रेवल करता है। मेन तो आपको सीएनएस याद रखना है, बट हम फिर भी पढ़ लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सारे नर्व्स आते हैं जो सीएनएस से निकलकर बॉडी वॉल, मसल और ऑर्गन्स तक सिग्नल ले जाते हैं। और लास्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये एलिमेंट्री कैनाल से लिंक्ड होता है और डाइजेशन के ड्यूरिंग गट मूवमेंट और ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है। अब तक जितना हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, उसकी मैंने टेबुलर फॉर्म में ये समरी दी हुई है ताकि आपको इजीली दिख जाए कि किसका क्या फंक्शन है, क्या लोकेशन है। जैसे कि सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया थर्ड सेगमेंट में है, अबव फेरिंग्स प्रेजेंट है, ये एक्ट एज अ ब्रेन करता है। सेकंड वन इज सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स, जो फेरिंग्स के अराउंड रिंग बनाता है, जो कि ब्रेन और सबफेरेंजियल गैंग्लिया को भी कनेक्ट करता है। सबफेरेंजियल गैंग्लिया फोर्थ सेगमेंट में है, बिलो फेरिंग्स है, कंट्रोल करता है इंटीरियर सेगमेंट्स। वेंट्रल नर्व कॉर्ड अलोंग वेंट्रल साइड होता है, ये आपको याद रखना है। लेट्स टॉक अबाउट सेंसरी सिस्टम ऑफ अर्थफॉर्म। इनके पास आइज एब्सेंट होती हैं, लेकिन फिर भी ये लाइट और टच फील कर लेते हैं। उसके लिए इनके पास स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो लाइट इंटेंसिटी और ग्राउंड वाइब्रेशंस डिटेक्ट करते हैं। इनके पास कीमो रिसेप्टर्स यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं जो केमिकल स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं, मतलब खाना और एनवायरनमेंट सेंस करने में हेल्प करते हैं। ये रिसेप्टर्स मेनली एंटीरियर रीजन यानी कि बॉडी के आगे वाले पार्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। सो इवन विदाउट आईज, अर्थवर्म दुनिया को महसूस कर लेता है थ्रू इट्स स्किन एंड रिसेप्टर्स। एज वी ऑल नो, अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल है, मतलब एक ही वर्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ प्रोटेंड्री होती है। मेल मतलब इसका मतलब क्या है कि मेल गेमीट्स पहले मैच्योर हो जाते हैं
फर्टिलाइजेशन क्रॉस होती है और एक्सटर्नल होती है और ककून के अंदर होता है। अब चलो देखते हैं ऑर्गन्स के बारे में। फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अर्थवर्म के पास दो पेयर टेस्टिस होते हैं, एक पेयर 10th सेगमेंट में है और एक पेयर 11th सेगमेंट में है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। हर टेस्टिस एक टेस्टिस सैक के अंदर होता है जहां स्पर्म सेल डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल्स, जो कि दो पेयर्स होते हैं 11th और 12th सेगमेंट में। ये स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज वासा डिफरेंशिया। ये एक फाइन ट्यूब्स होती हैं जो 10th और 11th सेगमेंट से निकलकर 18th सेगमेंट तक एक्सटेंड होते हैं, जहां पर ये ओपन होते हैं थ्रू मेल जेनिटल पोर। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। इस डायग्राम के एंड में देखो, जो बड़े बड़े लोब्ड ग्लैंड्स हैं ये पेयर्ड होते हैं, 16 से लेके 20th सेगमेंट तक होते हैं ये। और हाँ, ये स्पर्म के साथ एक फ्लूइड मिक्स करते हैं जो कि स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये दो पेयर्स होते हैं, पहला पेयर 17th सेगमेंट में है और दूसरा पेयर 19th सेगमेंट में होता है, जो कॉपुलेशन के दौरान स्टिकी फ्लूइड निकालते हैं, जिससे दोनों वॉर्म्स जो एक साथ चिपक जाते हैं, वो जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कैसे इसकी कॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट वन इज मेल जेनाइटल पोर। ये एक ही पेयर होता है और ये 18 सेगमेंट में होता है वेंट्रल साइड पर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इससे स्पर्म्स बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। फर्स्ट वन इज स्पर्मथीके, जो कि चार पेयर्स होते हैं 6 से लेके 9th सेगमेंट तक। ये स्मॉल सैक्स दूसरे वॉर्म्स से आने वाले जो भी स्पर्म्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। इनके एक्सटर्नल ओपनिंग्स इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स में होती हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं पहले। एक सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज जो कि 13th सेगमेंट में होती है और ये सेप्टम से अटैच्ड होती है। हर ओवरी के पास एक ओवेरियन फनल होता है जो ओवा कलेक्ट करता है। ये भी 13th सेगमेंट में है। आप इस डायग्राम में लेबलिंग की हुई देख सकते हो कि इनकी पोजीशन क्या है। दोनों फनल्स मिलके एक सिंगल फीमेल जेनिटल पोर बनाते हैं जो मिड वेंट्रल लाइन पर 14th सेगमेंट में ओपन होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और उनके सेगमेंट्स और फंक्शंस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्पर्म ट्रांसपोर्ट के बारे में समझते हैं। इस डायग्राम में स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस से टेस्टिस सैक जाते हैं, फिर सेमिनल वेसिकल्स में ये मैच्योर होते हैं। स्पर्मिड्यूकल फनल्स स्पर्म्स को कैप्चर करते हैं और वास डेफरेंस ले जाते हैं। वास डेफरेंस स्पर्म को प्रोस्टेट ग्लैंड तक ले जाते हैं, जहां प्रोस्टैटिक फ्लूइड के साथ मिक्स होता है। फिर स्पर्म्स मेल जेनिटल पोर से बाहर निकल जाते हैं। सो ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो ऑर्डर आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज कॉपुलेशन। दो अर्थवॉर्म वेंट्रल सरफेस से चिपक जाते हैं इन जक्स्टापोजिशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा, एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो स्टिकी सा सिक्रीशन होता है वो अर्थवॉर्म को एक दूसरे से चिपकाए रखता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है कि अर्थवॉर्म के एक मेल जेनिटल पोर जो 18th सेगमेंट से है निकलकर स्पर्म्स दूसरे वॉर्म के स्पर्मथीके में स्टोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक अर्थवॉर्म स्पर्म्स दे रहा है तो वही अर्थवॉर्म स्पर्म्स ले भी रहा है। जो स्पर्म्स वो दे रहा है वो दूसरे के स्पर्मथीका में जाके स्टोर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान से समझिएगा। बाद में जब कॉपुलेशन खत्म हो जाता है, क्लाइटेलम म्यूकस मटेरियल से एक ग्लैंडुलर रिंग बनाता है अराउंड वॉर्म्स बॉडी। ये रिंग आगे की तरफ यानी कि एंटीरियर रीजन की तरफ स्लाइड करता है। जब रिंग
14th सेगमेंट के पास आता है तो फीमेल जेनिटल पोर जो कि 14th सेगमेंट में है वहां से ये ओवर रिलीज करता है, उस रिंग में डिपॉजिट हो जाता है। अब ये रिंग आगे स्लाइड करते हुए और आगे उन स्पर्मथिकल पोर्स के पास से गुजरता है जहां स्टोर्ड स्पर्म्स जो कि दूसरे वॉर्म से आए हुए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वहां से स्पर्म्स एंटर कर जाते हैं इस म्यूकस रिंग के अंदर, यानी स्पर्म और एग दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं। रिंग और आगे स्लाइड करते हुए बॉडी से स्लिप ऑफ हो जाता है और इनके एंड्स क्लोज हो जाते हैं। अब ये कोकून बन चुका है। अब इस कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन विद इन दिस कोकून। नेक्स्ट इज फर्टिलाइज्ड एग कोकून के अंदर ही डेवलप होता है और कुछ दिनों बाद एक यंग अर्थवर्म निकलता है। अर्थवर्म की डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट होती है, यानी कि इसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म, जिसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड इसलिए कहते हैं कि ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जब ये ज़मीन में बरो करता है तो सॉइल पोरस हो जाती है जो कि एरिएशन और ड्रेनेज दोनों के को इम्प्रूव करती है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़कर वर्मी कंपोस्ट में बदलता है जो कि न्यूट्रिएंट रिच मेन्योर होता है। इससे प्लांट रूट इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं और सॉइल रेस्पिरेशन भी बढ़ती है। और एक इंटरेस्टिंग यूज भी है इसका कि ये बेट के लिए यूज होता है फिशिंग में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अर्थवर्म को वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर देना। कमेंट करके बताओ किस पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं आपका कमेंट रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जल्द आने वाला है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आप प्रिपेयर कर लो इस चैप्टर को एंड subscribe to my channel bio won't bite. Keep learning, keep growing with bio won't bite. Thank you.